पिछले वाले क्लास में जो भी हम लोगों ने पढ़ा था, क्या उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट किसी को, कहीं पे कोई समस्या नहीं था ना? चलिए, पिछले क्लास में हम लोग जो पढ़े थे एक बार फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन करने के बाद हम लोग चलेंगे अपना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, देखिए पिछले वाले क्लास में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था जो कि आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा इस चैप्टर को लेकर, वो क्या था? वो ये था कि ग्रेविटेशन यानी कि अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। और वही जब अर्थ सर्कुलर मोशन में फोर्स लगाना शुरू कर दे तो वही हमारा क्या कहलाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाता है। और सेंट्रीपिटल फोर्स लगाता कौन है? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाता है, यानी कि ग्रेविटेशन लगाता है। बात समझ आ रही है? उसके बाद जो इसमें एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात आपको जो याद रखना है वो ये रखना है कि वो वाला टॉपिक याद कीजिए, यहाँ पे हमने लिखा था न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड ग्रेविटेशन, लिखा था ना हमने। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या कहता है? कहता है कि जो भी दो ऑब्जेक्ट आपस में हैं उन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा ये उतना लगाएगा और उतना ही ये भी लगाएगा। यानी कि दो ऑब्जेक्ट है तो पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पर जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगाएगा, ये आपने पढ़ा था। लेकिन फिर भी यदि हम लोग फिर भी कोई चीज ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आता है? जैसे हमने कल एग्जांपल दिया था इस पेपर वेट का, हम इसको ऊपर फेंकते हैं तो नीचे क्यों आया? जबकि अर्थ इस पर जितना फोर्स लगा रहा है ये भी तो अर्थ पर उतना फोर्स लगाएगा, लेकिन ये फिर नीचे क्यों आया, जमीन पे जाके क्यों गिर गया? इसके लिए हमने बताया था आपको न्यूटन्स का कौन सा सेकेंड लॉ, जिसमें क्या था, F इज इक्वल टू ma, है ना? याद कीजिए, F इज इक्वल टू ma। और इसमें हमने किसका निकाला था? A इज इक्वल टू F बाई m, यानी कि ये A और F में कैसा रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशन है, यानी कि इनवर्स इसमें रिलेशन है ना? और इसलिए क्या बताता है? ये बताता है कि कोई इन दोनों में से यदि एक चीज बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिक घटेगा। जैसे इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका मास अर्थ के कंपैरिजन में कितना है? बहुत कम है, यानी कि ना के बराबर है। इसका मास कम है तो इसका ज्यादा क्या होगा? एक्सेलरेशन। इसीलिए हम लोग इसको ऊपर फेंकते हैं तो बहुत तेजी से नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इसके पास स्पीड ज्यादा है, यानी कि एक्सेलरेशन ज्यादा है। और धरती ऊपर क्यों नहीं आता है इसके पास? क्योंकि धरती के पास मास ज्यादा है, तो कम क्या होगा धरती का? एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात। तो कहीं पे कोई चलते फिरते पूछ दे कि न्यूटन का थर्ड लॉ तो कहता है कि पहला ऑब्जेक्ट दूसरे पे जितना फोर्स लगाएगा उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट पहले पे फोर्स लगाएगा, लेकिन फिर भी धरती ऑब्जेक्ट के पास क्यों नहीं जाता है? तो आप बताएंगे ये वाला रिलेशन, F इज इक्वल टू ma और A बराबर F बाई m होता है, जिसमें कि एक्सेलरेशन और मास में कैसा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। इसीलिए धरती कभी भी ऊपर उठता हुआ नजर नहीं आता है इसके पास, बल्कि ये हमेशा धरती के नीचे यानी कि धरती के पास जाता है ना? ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका पिछले वाले क्लास का। और आज हम लोग एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, बहुत सारे बुक में यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो टॉपिक अभी आप पढ़ेंगे वो न्यूटन साहब का ही दिया हुआ था। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको बहुत बार बताया है कि जब पहले कोई इंसान किसी चीज का खोज करता था तो वो चीज उसी के नाम पे चल जाता था, यानी कि लागू हो जाता था, है ना? जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, क्यों? क्योंकि न्यूटन साहब ने खोजा, है ना? तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया हम लोगों को? न्यूटन साहब ने दिया। तो इसको हम लोग बहुत बार न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस मजेदार टॉपिक को और देखते हैं कि इसमें नया क्या सीखने को मिल सकता है। ठीक है, सुनिए अब ध्यान से। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है? वो ये वाला स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए, पूरा आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, नहीं भी समझ में आएगा कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास यहाँ पे इतना खाली जगह छोड़ा हुआ है ना, इसमें हम लोग अभी कुछ बनाएंगे, लिखेंगे, आपको पूरा तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, पहले एक बार इस पे नजर डालते हैं क्या लिखा हुआ, देखिए ध्यान से। कहता क्या है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? क्या कहता है समझिएगा ध्यान से। इस पूरे चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल्स भर भर के पूछता है, भर भर के पूछता है। लेकिन वो न्यूमेरिकल्स तब बनेगा जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तब तो, है ना? तो सुनिए ध्यान से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहता है, देखिए ध्यान से। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स
मतलब क्या हुआ इसका? देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, हम लोग इसको तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करेंगे। मतलब वह यहां तक का ये मतलब हो गया कि यूनिवर्स में यानी कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो हर कोई क्या कर रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहा है, फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ पे मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो मेरे बॉडी और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में एक फोर्स लग रहा है। लेकिन आपके मन में फिर से सवाल आ रहा होगा कि सर जब आपके बॉडी और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में एक फोर्स लग रहा है तो फोर्स का तो काम होता है पुश और पुल का, तो ना ही आप इसके तरफ आ रहे हैं और ना ही आप इससे दूर भाग रहे हैं, चुपचाप यहाँ पे आप खड़े हुए हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए कि सर जब यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर एक यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरे बॉडी और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में एक फोर्स लग रहा होगा। और फोर्स का डेफिनेशन यदि आप बड़ा सिंपल से याद करें तो हमने आपको क्या बताया है, पुश और पुल इज नोन एज फोर्स, सिंपल बात। तो जब फोर्स लग रहा है तो ना ही हम इसके करीब जा रहे हैं बोर्ड के, ना ही हम इससे दूर भाग रहे हैं, या फिर बोर्ड हमारे करीब नहीं आ रहा है, या फिर बोर्ड हमसे दूर नहीं भाग रहा है। ऐसा क्यों हुआ, इसके बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले सवाल नंबर आपके माइंड में पहला सवाल आपके माइंड में आ गया कि जब फोर्स लग रहा है तो पुश और पुल क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे हमको। तो इस चीज को आप पहला नोट कीजिए सवाल, ठीक है। इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा इसी में। तो पहला सवाल मिल गया आपको। आगे उसके बाद जो फोर्स हमारे इस व्हाइट बोर्ड के बीच में जो फोर्स लगेगा वो कैसा होगा, वो होगा विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। नहीं समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं, समझेंगे अभी हम लोग इसको, ज्यादा समझ पाएंगे हम लोग तब जब हम लोग बहुत चीजों को यहाँ पे लिखेंगे। अभी खैर कोई दिक्कत नहीं, पहले समझते हैं। अच्छा चलिए, मेरा बॉडी है तो मेरा कुछ मास है ना, फॉर एग्जाम्पल 50 kg 60 kg कुछ भी होगा मेरा, और ये व्हाइट बोर्ड है इसका भी कुछ मास होगा, 15 kg 16 kg कुछ भी होगा इसका। इन दोनों का जो मास है वो कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो भी कैसा, प्रोडक्ट में, यानी कि मल्टीप्लाई करो और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी हम लोग इसको बढ़िया से समझ लेंगे। उसके बाद एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसका क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। लेकिन स्क्वायर करने के बाद कैसा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। नहीं समझ में आया होगा, मेरे हिसाब से आपको अभी फिलहाल ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, जरा भी घबराने का बात नहीं है, क्योंकि इसको समझने के लिए आपको बहुत कुछ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये चीज समझ में आएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, खैर आगे स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, लेकिन हाँ अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको समझ में नहीं आया होगा, बिल्कुल नहीं भी आया होगा, क्योंकि ये बड़ा स्टेटमेंट लंबा सा लिखा हुआ है और बड़ा कॉम्प्लेक्स भी है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी समझेंगे हम लोग इसको। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ द टू ऑब्जेक्ट। ये भी समझ में नहीं आया होगा, कोई दिक्कत नहीं, अब समझेंगे। यहां तक में आपके दिमाग में बहुत कुछ सवाल होगा, बहुत कुछ नहीं भी समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ध्यान से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने के लिए जो हमको करना पड़ेगा वो यहां से है। रेड वाला जो मार्कर दिख रहा है आपको, रेड से लिखा हुआ, यहां से आपको अब समझ में आएगा हर एक चीज। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है इसको कुछ देर के लिए भूल जाइए, अब जो लिखने वाले हैं और जो लिखा हुआ है इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा हुआ है, और इस सवाल भी पूछता है एग्जाम में, सवाल भी पूछेगा कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करके बताइए, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो फॉर्मूला है, अभी फॉर्मूला आएगा आपके सामने, एक फॉर्मूला आएगा, उसको डिराइव करके बताइए, मतलब कि वो कैसे आया उसके बारे में आप हमको लिख के बताइए। तो कैसे बताएंगे आप, यहां से शुरू हो रहा है उस चीज को लेकर, ठीक है। चलिए, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का डेफिनेशन तो आपका ये दोनों हो गया, ठीक ना, लेकिन जो उसका साबित करने का तरीका है वो आपका यहां से शुरू हो रहा है। चलिए अब ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, लेट टू ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी ऑफ मासेस m एंड m, यानी कि कैपिटल M और स्मॉल m, यानी कि दो ऑब्जेक्ट है आपके पास, एक ऑब्जेक्ट का नाम ए बी, यानी कि एक का ए और दूसरे का बी। चलिए बनाते चलेंगे और हर एक चीजों को समझते चलेंगे, कहीं पे डाउट हो तो फटाक से पूछेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो मान लीजिए कि आपके पास
ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट आपके पास और है, चलिए ये वाला मान लीजिए, ठीक है। और जैसा कि इसमें कहा है कि लेट टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ए और एक ऑब्जेक्ट ए, इसमें कहा गया ए और बी, तो आप इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, ठीक है। आगे ऑफ मासेस एम, सॉरी कैपिटल एम और स्मॉल एम। अब चूंकि ऑब्जेक्ट है तो मास तो वही होगा इसके पास, जैसे ये ऑब्जेक्ट है तो मास है ना इसका 10 ग्राम 50 ग्राम 100 ग्राम जो भी होगा इसका, होगा ना। चलिए तो अब क्या करना है आपको, इसका मास मान लेना है आपको कैपिटल एम और इसका मास मान लेना है आपको स्मॉल एम। मतलब कि हो सकता है इसका 20 kg हो, इसका 30 kg हो, 50 kg 100 kg, इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लिया गया है, बस मान लीजिए कि इसका कुछ मास है और इसका भी कुछ मास है। तो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी मास कैपिटल एम मास स्मॉल एम, हो गया यहाँ तक में कोई समस्या? आगे उसके बाद लाई एट अ डिस्टेंस ऑफ डी, दोनों कुछ दूरी पे है, कुछ दूरी पे है। हो सकता है कि इन दोनों के बीच का दूरी 10 मीटर हो, 50 मीटर हो, 100 मीटर हो, कुछ भी हो सकता है। तो इसको क्या मान लेना है आपको, इन दोनों के बीच के दूरी को मानना है क्या, डी मानना है। डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस मान लेना है आपको फ्रॉम ईच अदर। चलिए अब आपको करना क्या, ध्यान से देखिए, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस मानने का भी तरीका है, समझिएगा ध्यान से यहाँ पे एकदम अच्छे तरीके से। हाँ उसके बाद लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स बी एफ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए अब ध्यान से। यहाँ पे पहला हम लोग समझेंगे डिस्टेंस के बारे में। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको क्या मानना है आपको, डी मानना है ना। चलिए अब ध्यान से देखिए इसको, इसका सेंटर पॉइंट ये है, इसका सेंटर पॉइंट ये है, ठीक है। और जो आप डिस्टेंस मानेंगे, डिस्टेंस हमेशा दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेना है आपको। ऐसा नहीं कि इसका डिस्टेंस इसके बाउंड्री से लेंगे, इसका डिस्टेंस इसके बाउंड्री से लेंगे, नहीं। जब भी दोनों का डिस्टेंस हम लोग लेंगे तो इसके सेंटर से और इसके सेंटर से लेंगे, ठीक है। ध्यान से देखिए अब, तो इसका सेंटर आपका यहाँ से हो रहा है चालू और इसका सेंटर यहाँ से चालू हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम लोग क्या मान लेंगे, डी मानेंगे, जैसा कि सवाल में कहा गया था, है ना। तो आप इसको मान लीजिए, चलिए डी। चलिए कोई समस्या आया था समझने में, बात समझ में आ रही है? तो इस ऑब्जेक्ट के सेंटर वाला हिस्सा से और इस वाले ऑब्जेक्ट के सेंटर वाले हिस्से से हमने क्या मान लिया, दोनों के बीच का दूरी मान लिया, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर इसके बाउंड्री से भी तो हम लोग डिस्टेंस मान सकते हैं, नहीं वो नहीं करना है आपको, इसके सेंटर से लेना है, ठीक है। आगे उसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ। अच्छा पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ था ना कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स द अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। फोर्स यानी कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से वो किसी ना किसी फोर्स से जुड़ा हुआ है, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स है, तो इन दोनों के बीच में भी तो फोर्स होगा, इन दोनों के बीच में भी फोर्स होगा। तो उसको क्या मानना है आपको, कैपिटल एफ मानना है। और इसमें भी जो आप फोर्स लेंगे इन दोनों के बीच का, वो बिल्कुल आपका सेंटर से ही होना चाहिए, बिल्कुल सेंटर से होना चाहिए। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है? चलिए अब आपको मालूम है कि जब इन दोनों के बीच में एक फोर्स है तो ऑब्वियस ये बात है कि ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा, ये वाला ऑब्जेक्ट इस पे फोर्स लगाएगा ना। चलिए तो इस वाले को आपको क्या मानना है, इस वाले को आपको मानना है एफ यानी कि फोर्स। अब पहले हमको बताइए कि इस डायग्राम को समझने में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, हर एक चीज समझ में आया है? तो जो भी चीज यहाँ पे रेड में लिखा हुआ था, क्या वो हर एक बात इसमें समझ में आया? पहले कहा गया था कि दो ऑब्जेक्ट आपको लेना है जिसका नाम क्या होगा, ए और बी होगा, तो हमने इसको ए माना, इसको हमने बी माना, ठीक है। उसके बाद एक का मास कैपिटल एम होगा, एक का मास स्मॉल एम होगा, ये भी हमने यहाँ पे मान लिया, ठीक है। उसके बाद क्या कहा गया था कि दोनों के बीच का जो दूरी है उसको आपको क्या मानना है, स्मॉल डी मानना है। तो इन दोनों के बीच की दूरी को हमने स्मॉल डी मान लिया, और दूरी कहाँ से लेना है, सेंटर से लेना है दोनों के ऑब्जेक्ट के, ये भी हमने कर दिया। उसके बाद लेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स बी एफ, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है
यानी कि पहले यहाँ पे कहा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन जो है वो पहले कहा है यूनिवर्स में हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या है, जुड़ा हुआ है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, यानी कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मेरे हाथ में ये बोतल है तो मेरे बॉडी और इस बोतल के बीच में एक फोर्स है, ठीक है, तो इन दोनों के ऑब्जेक्ट के बीच में भी तो फोर्स होगा, उसको क्या मानना है आपको, कैपिटल एफ मानना है। ऐसा यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का नियम है, समझ रहे बात को, मतलब कि ऐसा आपको करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब कि इसके सेंटर से ही आपको फोर्स और डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ठीक है, बेसिकली रेडियस से, ठीक है। आगे तो यहां तक में कोई समस्या नहीं है, बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, अब मजेदार चीज आने वाला है। थोड़ा सा यदि आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो ऊपर में ये पार्ट लिखा हुआ है, थ्योरी वाला पार्ट, इसको आप ध्यान से पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, एक बार देखिए ध्यान से, लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। अब इसको हम लोग बारीकी से तोड़ते हुए चलेंगे, अब समझते हुए चलेंगे। कुछ देर पहले हम पढ़े थे तो आपका माइंड से बाउंस कर गया होगा, लेकिन अब समझ में आएगा। क्या लिखा हुआ था, लिखा हुआ था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। यहाँ पे आपने समझ लिया कि हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स कैसा, ध्यान से देखो, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया ना, अब समझिए ध्यान से, देखिए फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। चलिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन कैसा होता है, कल हमने आपको बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ये होता है। तो अब आपको यहां पे लिखना है एफ और ये वाला साइन देना है आपको। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इतना का मतलब ये हुआ, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। छोटा सा बना लेते हैं थोड़ा सा, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई। तो मासेस मतलब कि प्लूरल, एक मास ये एक मास ये, तो इन दोनों मास को क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो एक मास है आपका कैपिटल एम और एक मास है आपका स्मॉल एम। अब बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत, यहां तक में कोई समस्या नहीं ना। चलिए तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, यानी कि ये जो फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों मास के प्रोडक्ट के, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उसके क्या होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रही है यहां तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा यदि हम लोग और आगे बढ़े और इसको आप मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए पहला, ठीक है। आगे दूसरा, एक और चीज कहता है ये, अगेन एक और चीज कहता है ये, क्या देखिए जरा ध्यान से, यहां तक तो हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डिस्टेंस आपने क्या माना है, डी को माना है ना, ये डिस्टेंस कैसा होगा, इसका स्क्वायर करके फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ इस प्रकार से देखिए, लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो फोर्स है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अच्छा अब आपको लगेगा सर ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन इसके बाद यदि कुछ इस प्रकार से लिखा जाए ना तो फिर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन हो जाता है। मतलब कि 1 बाई कुछ भी नीचे आ जाए ना तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का हो जाता है। कल हमने इसके बारे में बताया था, जैसे जैसे कल वाला याद कीजिए आप, F इज इक्वल टू एम ए था और इसमें आपका ए क्या निकला था भाई, F बाई एम। और हमने एक और चीज कहा था कि यहाँ पे F के जगह पे आपका बहुत बार A बराबर 1 बाई एम भी आ सकता है। कोई दिक्कत समझने में, तो वही चीज तो हमने यहाँ पे भी लिखा है ना। चलिए तो अब यहां तक में बताइए कोई समस्या, जल्दी फटाक से। तो यहां पे आपने क्या देखा, देखिए ध्यान से, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस का स्क्वायर कर दो भाई,
और इसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कर दो, यानी कि 1/d² का मतलब ये हो गया कि ये जो फोर्स है ना ये डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, d² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अब जरा हमको बताइए यहाँ पे ध्यान से कि पहला वाला जो भी था इसमें क्या उस चीजों को हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया, किसी प्रकार का कोई समस्या समझ में आया यहाँ तक? चलिए तो जो चीज आपको कुछ देर पहले केवल पढ़ने में नहीं समझ में आया होगा, लेकिन अब जब हमने यहाँ पे कनेक्ट करके बताया तो आपको समझ में आ गया होगा, है ना? यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना? चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार देख लीजिए ध्यान से। अच्छा, इसको सेकंड मान लीजिए आप, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। तो क्या कहा गया था भाई? कहा गया था कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद अ फोर्स। सही बात है, हर यूनिवर्स में एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाता है, जैसा कि यहाँ पे इन दोनों बीच में कौन सा फोर्स लगा हुआ है? F लगा हुआ है ना? फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। पहला वाला क्लियर हो गया? आगे, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सेकंड वाला क्लियर? ठीक है, चलिए आगे। कंबाइनिंग दोनों इक्वेशन को कंबाइन कीजिए। कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को कंबाइन कीजिए, आपस में कंबाइन कीजिए। अब जरा देखिए ध्यान से, तो ये भी तो फोर्स है, ये भी तो फोर्स है, दोनों फोर्स है ना? तो दोनों के बदले में यहाँ पे लिख दो F। यहाँ पे भी इनवर्सली का साइन, सॉरी डायरेक्टली का साइन, ये डायरेक्टली का साइन है, लेकिन जब 1/d² हो गया तो वो इनवर्सली बन गया, ठीक है? लेकिन यहाँ पे भी सेम साइन है, दोनों सेम साइन है ना, तो सेम साइन डाल दो यहाँ पे। लेकिन आप जरा यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ पे m इंटू m है, लेकिन यहाँ पे 1/d² है। तो क्या हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं? जरा आप सोच के बताइएगा, m इंटू m बाई d² लिख सकते हैं? बताइए जल्दी। क्या किया है यहाँ पे? कुछ नहीं किया है, बस इधर वाले साइड को इधर वाले से क्या कर दिए हैं? मल्टीप्लाई कर दिए हैं, और कुछ नहीं। कंबाइन कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कोई दिक्कत इसमें? देख लीजिए ध्यान से, इधर भी F इधर भी F, तो F ये भी साइन सेम, तो सेम साइन। यहाँ पे m इंटू m है। अच्छा, इसके नीचे क्या है? बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है, इसके नीचे क्या है? 1 है, कुछ नहीं है तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हमने कर दिया, ये आ गया। अरे भाई, यदि किसी से 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, वो हो गया। और नीचे 1, यहाँ पे d², तो d², ठीक है? कंबाइन यहाँ पे हम लोगों ने इसको कर दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब थोड़ा सा इसमें और गहराई से सोचा जाए तो इसमें और हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से। अच्छा, हमने एक चीज आपको बताया है, इस साइन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हम लोगों को? के बहुत बार देते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग के बदले एक चीज देने वाले, दूसरा जी, ठीक है? अब देखिए ध्यान से, ये तो आपको मालूम चल गया यहाँ तक, है ना? आगे F, हम ये वाला जो साइन है ना इसको हटाना चाहते हैं, और इसके बदले में हम लोग यहाँ पे बराबर का साइन देना चाहते हैं, तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे बराबर का साइन दे दीजिए। और हमने कहा था कि जब आप बराबर का साइन हटाएंगे तो कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे, सॉरी ये वाला साइन जब आप हटाएंगे और बराबर का साइन देंगे तो कुछ ना कुछ इसके बदले आपको लिखना पड़ता है ना? तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा G, कैपिटल G, ठीक है? और जो ऑलरेडी यहाँ पे पहले से है वो तो रहेगा ही, है ना? देखिए ध्यान से, m इंटू m बाई d², देख लीजिए जल्दी से, इसमें कोई दिक्कत? तो ग्रेविटेशनल चैप्टर है इसलिए ना हाथी लिखे हैं। ऐसा, हाँ ऐसा भी कह सकते हो, लेकिन कोई जरूरी नहीं है। लेकिन चूंकि हम लोगों को यहाँ पे एक टर्म पढ़ना है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जी को इस्तेमाल करते हैं। अभी मालूम चलेगा ये जी क्या है, अभी मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ तक कोई समस्या है? फटाक से पूछिए। मतलब फोर्स इतना के बराबर है? नहीं, अभी इतना अंदाजा मत लगाओ इसको, इसमें अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हाँ मिलेगा, सब चीज मिलेगा, इसमें भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन यहाँ तक में कोई डाउट समझ में आया है बात? ये वही फोर्स है जो दो बॉडी के बीच में लगा है। हाँ कह सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल अभी आपको बहुत कुछ इसमें सीखना है, लेकिन फिलहाल ये सब ना क्या कर रहे हैं हम लोग मालूम चलेगा, अभी सब चीज मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ तक में कोई समस्या? हर चीज समझ में आ रही है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं फिर।
यहाँ पे जो जी आपने इस्तेमाल किया है, अब आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि वेयर जी इज constant, G is constant proportionality, proportional, PROPORTI, proportional का स्पेलिंग PROPORTI, proportional, oh sorry, PROPORTIONALITY, proportionality। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, वेयर, ये जो जी आपने इस्तेमाल किया है, इस जी को हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सॉरी, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, एंड जी इज कॉल्ड क्या कहेंगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, नहीं समझ में आया, समझिए अब ध्यान से, देखिए यहां पे हमने इस वाले साइन को हटा दिया, बराबर का साइन दे दिया, और बराबर का साइन देने के बाद हमने यहाँ पे ये जी लिख दिया, और ये जी कहता क्या है, इस जी को हम लोग कहते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। देखिए कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, लेकिन फिलहाल अभी आप 9th क्लास में हैं, तो आप ये मान के चलिए कि जब भी आप इस प्रकार के साइन को हटाते हैं तो आपको बराबर का साइन देना पड़ता है, और बराबर का साइन देने के बाद कुछ और आपको लिखना पड़ता है। जैसे बहुत बार आपने यहाँ पे जी के बदले के लिखा होगा, के, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये आगे चल के आपको मिलेगा 11th-12th में, इसके लिए बहुत डीप में ही पढ़ना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिलहाल अभी आप ये मान के चलिए कि बराबर के बदले आपको यहाँ पे कुछ साइन देना पड़ता है, किसी चीज का सिंबल देना पड़ता है, तो जी आपने यहाँ पे दिया, इसको हम लोग क्या कहेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, और यही जी हमारा कहलाता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। ये जी बड़ा सिंपल सा है, देख लीजिए बड़ा सिंपल है, लेकिन इसके लिए ना बहुत न्यूमेरिकल्स आते हैं और बहुत का दिमाग इससे फिर जाता है, लेकिन फिलहाल यहां तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो यहां पे जो आपने ये चीज देखा, इसके लिए आपको ये फॉर्मूला बहुत ही अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से रटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। उसके बाद इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग और यदि देखें तो इसमें और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए ध्यान से, तो इतना तो हम लोग कर दिए इसमें, ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, कौन सा, ब्लू से लिख दें, चलिए ठीक है। इतना करने के बाद थोड़ा सा यदि और गहराई से देखा जाए तो हम लोग, अच्छा यहाँ पे जो हमारा 4, ये तो f बराबर निकला ना, इसके बारे में थोड़ा सा और देखिए तो गहराई से, क्या हम लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, f बराबर जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर, कुछ नहीं है, वही चीज है, देख लीजिए, कुछ बड़ा चीज नहीं है इसमें। ठीक है, इसमें करने वाले हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और वैल्यू निकालने वाले हैं जी का। ठीक है, देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो क्या आएगा, f इंटू डी स्क्वायर बराबर जी एम इंटू एम, ये आएगा ना। अब आपको निकालना है किसका वैल्यू, जी का, तो और ये जी अभी फिलहाल किस में है, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई में है ना, तो क्या f इंटू डी स्क्वायर बाई m इंटू एम बराबर जी, हम लोग ये लिख सकते हैं। अब इसके बाद थोड़ा सा और इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की कोशिश करें तो हम लोग इसको ऐसे और लिख सकते हैं, f डी स्क्वायर बाई m इंटू, अच्छा ठीक है, आपका कहना है कि सर यहाँ पे इंटू का साइन हटा दीजिए, m और m लिख दीजिए, ये कहना चाहते हैं ना आप। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो फिलहाल आप मल्टीप्लाई का साइन रहने दें, लेकिन लिख सकते हैं आप,
आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, आपका मर्जी, आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना, लेकिन आप दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। चलो तो आपके एनसीईआरटी बुक में है तो हम लोग एनसीईआरटी को फॉलो करते हैं, अच्छा बुक है भाई, ऐसे लिख दिए हम लोग। और बराबर जी, तो क्या इसी को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, सेम चीज तो है, एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम, क्या कुछ अलग है क्या, कुछ अलग नहीं है, सेम चीज है ना, कोई दिक्कत इसमें समझने में। चलिए इसको देख लीजिए फटाक से, ये जो वैल्यू आया है आपका, इसको भी आप याद रखेंगे। यहाँ पे दो फॉर्मूला बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और दोनों फॉर्मूला जो है ना एक ही फॉर्मूला से निकला हुआ है। देखिए ये इसी से निकला ना हमारा ये वाला, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं इसी से निकला ये वाला, क्या सेम चीज तो है ना। चलिए आगे देखिए अब ध्यान से, तो यहां तक में जो भी हम लोगों ने किया ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। चलिए अब आप लोग थोड़ा सा सोच के बताएंगे हमको इस जी का एसआई यूनिट बताइए। यहां पे लिखते हैं द एसआई यूनिट ऑफ जी इज, चलिए हम आपको बता दे रहे हैं, सुनिए पहले एसआई यूनिट लिखना है किसका, जी का। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। तो आप यहां पे लिखते जाइए, आपको तरीका बता रहे हैं कि किस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। फोर्स का एसआई यूनिट होता है न्यूटन, कैपिटल एन, ठीक है। और ये जो डी स्क्वायर है, स्क्वायर को छोड़ो, पहले डी बताओ, डी किसके लिए है, डिस्टेंस के लिए, देख लीजिए। हाँ डिस्टेंस का एसआई यूनिट मीटर में होता है ना, तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट आपका मीटर में होता है, लेकिन यहाँ पे मीटर दो बार है ना, यानी कि यहाँ पे डिस्टेंस का क्या है, स्क्वायर है, यानी कि डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या, मीटर, और मीटर का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको, तो मीटर का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद नीचे आइए, मास इनटू मास, दो बार है, मास का क्या यूनिट होता है, केजी, लेकिन दो बार है ना, तो आपको यहां पे लिखना पड़ेगा केजी स्क्वायर, और यही है आपका एसआई यूनिट किसका, जी का, ठीक है। अब तो आप यहां पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे आप इसको, आप ये लिखिए, ध्यान से देखिए इसको, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई केजी स्क्वायर, ठीक है। हाँ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, और इसको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से लिखना चाहें तो आप क्या लिख सकते हैं इसके लिए, और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। थोड़ा सा और लिखना चाहें, एक और तरीका इसमें है, क्या तरीका है इसका, देखिए यहाँ पे दो तरीका तो हो गया, एक तरीका आप इधर लिख लीजिएगा, ठीक है ना, वहां पे दिखेगा नहीं तो आप इधर कर लीजिए, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, एक और तरीका इसका है कि न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी माइनस स्क्वायर, देख लीजिए, तीनों में से जो आपको अच्छा लगे आप उसको लागू कर लीजिए, तीनों का तीनों इसका न्यूटन सॉरी यूनिट सेम है, बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। इसके बाद ये जो जी है ना, ये जो जी है, इसका वैल्यू, एक आदमी था जिसका नाम क्या था, इसका नाम था हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश जी ने जी का वैल्यू निकाला था 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 स्क्वायर में। क्या समझ में आ रही है बात, चलिए इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग लिख लेते हैं। द वैल्यू ऑफ जी इज, लिखे यहां पे, the value of G is 6.673 into 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी -2 स्क्वायर में, क्या कोई दिक्कत, एंड इज फाउंड बाय हेनरी कैवेंडिश। द वैल्यू ऑफ जी इज इतना, एंड
and is found by Henry Cavendish, Cavendish। चलिए यहीं तक आपको लिखना था। अब इसको विस्तार से समझिए कि आखिर जी है क्या, ये एफ है क्या। ठीक है, लिखने वाला आपका काम पूरा कंप्लीट होता है। हाँ, आप बता दे रहे हैं डेरिवेशन का काम आएगा तो कहाँ से करेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ये जो जी है इसको आप डिराइव करके बताइए, है ना। तो आप लिखें कहाँ से, देख लीजिए ध्यान से। पहले आप शुरू करेंगे यहाँ से, शुरू करेंगे यहाँ से लेकर ये पूरा लिखेंगे। ये फिगर भी आप बना लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाइए पहले। ठीक है, उसके बाद फिर से यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक आ जाइए। पूरा लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा लिख सकते हो। ये वाला, ये वाला, हाँ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब भी पूछे ना कि यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन को डिराइव करके बताओ तो आप ये पूरा लिख दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा नंबर मिल सकता है आपको। ठीक है, जी का वैल्यू कैसे आया बताते हैं, सुनिए ध्यान से बताते हैं। लेकिन पहले यहाँ तक तो बताइए कि यहाँ तक में समझने में कोई दिक्कत। तो जितना भी लिखने वाला काम था, डेरिवेशन वाला काम था, वो हम लोगों ने कर लिया, है ना। लेकिन आप गौर करेंगे तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मूला आपको बॉक्स में घरवाया है। पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला ये, है ना। अब समझिए इसके बारे में बड़ा ही विस्तार से, बड़ा मजेदार चीज है। ठीक है, देखिए ध्यान से। बहुत सारे बच्चे ये जो जी है फॉर्मूला याद तो कर लेते हैं, जी बराबर एफ डी स्क्वायर बाई एम इंटू एम। बहुत सारे बच्चे एफ इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई डी स्क्वायर कर तो लेते हैं, लेकिन मतलब नहीं पता इसका क्या है। मतलब क्या, ठीक है, मालूम है कि ये एफ है तो फोर्स का फॉर्मूला हो गया ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में। ठीक है, ये जी है तो जी का फॉर्मूला हो गया। लेकिन ये एफ, सॉरी ये जी और ये एफ बता क्या रहा है, समझ रहे बात को। अब सुनिए इसको एकदम बड़ा विस्तार से, कॉपी कलम आरसी से रखिए, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। ठीक है, समझिए अब ध्यान से। पहला बात यहाँ पे क्या कहा गया था, बड़ा एकदम पहला स्टेटमेंट ध्यान से देखे तो क्या कहा गया है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ अ फोर्स। बस इतना ही दूर तक आपको ध्यान में देना है, बस इतना ही दूर तक, फोर्स तक। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब ये हो गया कि यूनिवर्स में जो भी ऑब्जेक्ट है एक दूसरे से वो जुड़ा हुआ है एक फोर्स से। और वो फोर्स मालूम है कितना है, वो फोर्स आपका है 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 का स्क्वायर। इतना ही फोर्स से हर एक बॉडी एक दूसरे से आपस में जुड़ा हुआ है। बहुत कम फोर्स है ये बहुत कम फोर्स है। सुनिए ध्यान से, 6.673 है लेकिन 10 टू दी पावर -11 है। -11 का मतलब क्या, डिवाइड करो। देखो इसका मतलब क्या होता है, आपने मैथ पढ़ा है, 6.673 इंटू 10 टू दी पावर -11 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, डिवाइड करो 10 टू दी पावर 11 से। एक्सपोनेंट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा है कि जब ये ऊपर जाता है तो माइनस में बच जाता है पावर। तो जब आप 6.673 को 10 टू दी पावर 11 से डिवाइड करेंगे ना तो बहुत छोटा नंबर आने वाला है, बहुत छोटा, एकदम हद से ज्यादा छोटा आने वाला है। इन्होंने कैसा खोजा, ये तो बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, क्लास 9th में आपको इतना नहीं बताया जाएगा। लेकिन ये हेनरी कैवेंडिश एक ऐसा आदमी था जिन्होंने ये हमको बताया कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स है वो फोर्स कितना है, 6.673 इंटू 10 टू द पावर -11। मतलब ये हो गया कि यदि हम यहाँ पे खड़े हैं और ये हमारा व्हाइट बोर्ड है तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो उतना है। और ये इतना कम है कि किसी प्रकार से हमारे बॉडी में या फिर इस व्हाइट बोर्ड में पुश और पुल देखने को मिल ही नहीं रहा है। लेकिन फोर्स तो है ना, फोर्स है, लेकिन फोर्स इतना कम लग रहा है हमारे बॉडी से इसमें और इसके बॉडी से मेरे ऊपर कि पता ही नहीं चल पा रहा है। और ये बहुत कम फोर्स है, बहुत कम, ना के बराबर मतलब। इसीलिए तो हम चुपचाप यहाँ पे खड़े हैं, ना हमको, ना मेरे बॉडी के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है ना इसके बॉडी पे कुछ फर्क पड़ रहा है, लग ही नहीं रहा है, मतलब ना के बराबर। लेकिन फोर्स है,
लेकिन फोर्स है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। बहुत बार ना न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू केवल 6.7 लिखा रहेगा। क्यों? राउंड ऑफ करके 673 है ना, इसके बदले में केवल 7 दे देगा, तो घबराने वाली बात नहीं है। 6.7 इंटू 10⁻⁻11 भी नजर आ जाए तो समझिएगा कि ये वैल्यू किसका है, जी का ही है। तो अब बताइए हमको, अब सुनिए पहले ध्यान से कि ये जो जी है, सुनिए पहले, ये जो जी है, इस जी का जो ये वैल्यू आया, इसमें कोई समस्या समझ में आ रहा है? तो अब कोई पूछ दे कि बेटा बताओ ये जी क्या बताता है, तो आप क्या बोलेंगे, ये बताएं, ये आप ये बोलेंगे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है उस फोर्स का वो वैल्यू है। सिंपल सी बात, जो कि ना के बराबर है। ठीक है, बात समझ आया? अब इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहा गया? वही तो यहां पे लिखा है ना, जी इज कॉल्ड कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी। कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी को छोड़ दो, लेकिन एक वर्ड यहां पे जरा देखो ध्यान से, एंड जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। इस जी को यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये हर जगह पे लागू होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यदि हम यहां से उठ के चंद्रमा पे चले जाएं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, मेरा बॉडी है और ये बोतल है, इसके इन दोनों के बीच में, अच्छा आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि सर ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है, चाहे बड़ा ऑब्जेक्ट हो चाहे छोटा ऑब्जेक्ट हो, क्या दोनों में इतना ही रहेगा? हाँ, जवाब है हाँ। जैसे मान लीजिए मेरा बॉडी, अच्छा ये बोतल कितना छोटा है, हमारा बॉडी कितना बड़ा है ना, तो इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा होगा, इन दोनों के बीच में भी जो फोर्स लग रहा होगा वो इतना ही होगा। चाहे बॉडी बहुत बड़ा हो चाहे बॉडी बहुत छोटा हो, फोर्स दोनों के बीच में जो लग रहा होगा उसका वैल्यू इतना ही होगा। ये जो जी का वैल्यू है ये पूरी तरीके से आजाद है, ये कितना भी बड़ा ऑब्जेक्ट हो कितना ही छोटा हो उससे फर्क नहीं पड़ता है इसको ये इससे फर्क पड़ता है कि ये इतना ही रहेगा, इसके ना ज्यादा हो सकता है ना कम, कभी नहीं। लेकिन हम बात कर रहे थे क्या, हम बात कर रहे थे ये, मान लीजिए अभी हम लोग पृथ्वी पे हैं, ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है? मानना क्या, हम तो पृथ्वी पे ही हैं। तो पृथ्वी पे हम है, हमारा बॉडी है, हमारे हाथ में ये बोतल है, यहाँ पे पृथ्वी पे इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है? उतना 6.673 इंटू 10⁻⁻11। अब हम चले गए चंद्रमा पे, चंद्रमा पे गए, इस बोतल को भी साथ में लेके गए, सब चीज सेम है, पानी वानी कुछ नहीं फेंके हैं, जो चीज था सब चीज सेम है, ठीक है? वहां पे गए तो वहां पे जाने के बाद भी हमारे दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? उतना ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसीलिए तो कहा गया है इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, मतलब यूनिवर्सल, कहीं पे भी आप यूनिवर्स में चले जाइए ये इसका वैल्यू बदलने वाला नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम चले गए जुपिटर पे भी इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो उतना ही होगा, इसीलिए इसका नाम पड़ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। आप समझ में आ गया कि जी ये क्या है? तो ये जी बेसिकली क्या है? ये जी बेसिकली दो ऑब्जेक्ट के बीच में लगने वाला फोर्स का वैल्यू है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। तो ये वाला फॉर्मूला क्लियर? कोई समस्या इसमें? अच्छा, बहुत बार सवाल में आपको पूछ देगा कि जैसे आप समझिए ध्यान से, इससे न्यूमेरिकल्स कैसे आता है बता रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व तो करेंगे इसके लिए, लेकिन कैसे आता है? ऐसे, जैसे यहाँ पे m और m है ना, मतलब कि दो बॉडी होगा, दोनों का मास होगा। चलिए बोल दिया कि फ्रेंड्स का मास यानी कि मेरा मास चलिए 50 kg सपोज, और इस बोतल का मास 2 kg, यानी कि मेरा कितना 50, इसका कितना 2 kg हो गया। तो दोनों का मेरा कैपिटल M, इसका स्मॉल m मिल गया, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़िए, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ना, इन दोनों के बीच का जो फोर्स है वो मान लीजिए कितना, 10 न्यूटन, मान लीजिए 10 न्यूटन, ठीक है? मतलब ये हो गया कि हमारा बॉडी जब इस पे फोर्स लगाएगा तो वो 10 न्यूटन का लग रहा है, ऐसा मान लीजिए। उसके बाद हमारे और इस बोतल के बीच का जो दूरी है वो 10 मीटर है सपोज। तो आपसे पूछेगा कि जी यानी कि इन दोनों के बीच का क्या वैल्यू होगा, यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का क्या वैल्यू होगा, वो आपको निकालना पड़ सकता है। और जो वैल्यू निकलेगा वो वैल्यू हमारा पृथ्वी पे उतना ही रहेगा, मून पे भी, जुपिटर पे भी, मार्स पे भी, किसी पे भी। तो इससे न्यूमेरिकल कैसे आ रहा है मालूम चल रहा है? दो बॉडी आपको दे देगा, दोनों का मास दे देगा, दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है वो भी आपको दे देगा, डिस्टेंस भी दे देगा, आपसे जी का वैल्यू पूछ लेगा। और ये जो जी का वैल्यू आएगा, वो जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आपका हर एक जगह पे सेम ही होगा।
चाहे आप पृथ्वी पे रहे, मार्स पे जाएं, जुपिटर पे जाएं, मून पे जाएं, कहीं पे भी चले जाएं, आपके और इस बोतल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा वो उतना ही आएगा जितना आप सॉल्व करके निकालेंगे। दो बॉडी है तो उतना ही फोर्स लगेगा। यदि हमारा नहीं पूछ देता है बहुत बार न्यूमेरिकल। अच्छा, जब ये फॉर्मूला है तो फालतू में थोड़ी है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो है, तो बहुत बार आपका जी का वैल्यू पूछ देगा। बात समझ में आ रही है? ये जो वैल्यू आया है ना, ये एक आप कह सकते हैं कि हर एक बॉडी के लिए फिट बैठता है, हर एक प्रकार के बॉडी के लिए ये वाला वैल्यू फिट बैठता है, लेकिन जब आप निकालेंगे तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे आ सकता है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो बहुत बार आपसे जी का वैल्यू पूछ लेगा, तो न्यूमेरिकल कैसे आएगा इसके लिए आपने यहाँ पे ट्राई कर लिया। चलिए, अब ये फॉर्मूला आपका क्लियर हो गया ना। अब इस पे आइए, ये क्या कहता है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स बेसिकली आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है। मतलब ये हो गया कि जैसे हम लोग अभी पृथ्वी पे हैं तो हमारा पैर धरती के सरफेस से सटा हुआ है। क्यों? क्योंकि धरती ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, हमको खींच लिया। लेकिन मून पे जाएंगे तो हम उड़ते रह जाएंगे भाई, है ना? क्यों? क्योंकि मून में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ही कम है। तो ये वाला फॉर्मूला आपको बताता क्या है? ये वाला फॉर्मूला आपको ये बताता है कि आप एक जगह से दूसरे जगह जब जाएंगे तो आपके बॉडी के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा। जैसे मान लीजिए, सपोज, चलिए ध्यान से सुनिए, आप ध्यान से फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? मेरा बॉडी और इस बॉटल का बॉडी, दोनों के पास मास है 50 kg 2 kg, 50 kg 2 kg, ठीक है? mm निकल गया। उसके बाद d स्क्वायर यानी कि दोनों के बीच का दूरी चलो 10 मीटर मान लो, ठीक है? और ये g यानी कि हमारे बॉडी और इसके बॉडी में जो एक फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है? g यानी कि 6.673 इंटू 10⁻⁻11। तो बताओ कि मेरे बॉडी के ऊपर और इस बॉडी के ऊपर पृथ्वी कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो आप इस फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन इस फॉर्मूला से जो निकाला हुआ वैल्यू होगा वो चेंज हो सकता है। कैसे? कैसे समझिए ध्यान से। जैसे मान लीजिए इस फॉर्मूला के तहत आपने जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला, तो चलिए मान लीजिए 50 न्यूटन आ गया, फॉर एग्जांपल 50 न्यूटन आ गया, ठीक है? तो क्या वो 50 न्यूटन हमारा धरती पे है ना? क्या मून पे भी जाएंगे तो हमारा 50 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स मून? नहीं, वो तो कम हो जाता है ना, तभी तो हम लोग उड़ने लगते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये वाला फॉर्मूला आपको ये बताता है कि किसी भी दूसरे प्लैनेट पे यदि आप जाएंगे तो वहां का प्लैनेट आपके ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा वो डिपेंड करता है इस फॉर्मूले पे। समझ रहे बात को? और ये वाला जी आपको क्या बताता है? ये बताता है कि आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो आपका फोर्स लग रहा होगा वो इतना ही होगा, ठीक है? अब बात समझ में आया? चलिए, इससे न्यूमेरिकल्स कैसा आता है? इससे न्यूमेरिकल्स कैसा आएगा, ध्यान से देखिए। इससे न्यूमेरिकल्स ऐसा आएगा कि पृथ्वी का मास कुछ दिया हुआ होगा, पृथ्वी का मास कुछ दिया हुआ होगा, और उसके ऊपर हमारा एक बॉडी है, मेरा कुछ मास दिया हुआ रहेगा। तो क्या दो बॉडी मिल गया आपको? धरती भी क्या एक बॉडी तो है, उसके पास मास है, हमारा भी एक मास हो गया, दो मास मिल गया आपको, ठीक है? दोनों के बीच का दूरी यानी कि हमारे बॉडी का सेंटर पॉइंट और धरती के सेंटर पॉइंट का दूरी आपको बता देगा, ठीक है? तो वो आपका डिस्टेंस निकल गया, और जी तो आपको मालूम ही है, ठीक है? तो बताओ कि प्रिंस के ऊपर यानी कि हमारे बॉडी के ऊपर धरती कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, तो किस फॉर्मूला से निकालेंगे? इस फॉर्मूला से निकालेंगे। लेकिन जो आएगा आंसर, क्या वो हमेशा फिक्स रहेगा? नहीं। वही यदि हम मून पे चले जाएंगे तो मून हमारे बॉडी के ऊपर कुछ और ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होगा, है ना? तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला अकॉर्डिंग टू प्लेस आपका चेंज हो सकता है, लेकिन ये वाला वैल्यू जो आएगा जी का वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, चाहे आप अर्थ पे हो, कहीं और भी हो, मून पे, किसी और प्लैनेट पे। समझ में आ गया बात? बहुत बार ऐसा होता है न्यूमेरिकल्स में कि ये जो जी का वैल्यू है ना, ये आपको इतना लिख के बार बार नहीं देगा, तो इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा याद। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 सवाल पूछ देगा, क्योंकि देखो जी का वैल्यू आपको इसमें डालना ही पड़ेगा। जब सवाल आएगा तो आपको इसमें जी का वैल्यू डालना पड़ेगा। बहुत बार न्यूमेरिकल्स में जी का वैल्यू दिया हुआ रहता है इतना ब्रैकेट में, लेकिन बहुत बार नहीं दिया रहेगा,
तो आपको याद रहेगा तो आप न्यूमेरिकल्स इजीली सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आया? अब बताइए किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन इसमें कौन सा न्यूमेरिकल आएगा मतलब? इसमें? जी वाला में? जी वाले में? हाँ। जी वाले में न्यूमेरिकल्स बेसिकली ऐसा आएगा कि मेरा मास और इसका मास दे दिया रहेगा, इन दोनों के बीच का दूरी भी दे दिया रहेगा, इन दोनों के बीच में कितना न्यूटन का फोर्स है वो भी दे दिया रहेगा। आपको ये निकालने के लिए कहा देगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। मतलब क्या? मतलब ये कि इन दोनों के बीच का वो फोर्स निकाल के हमको बताओ जो कि कभी भी बदलने वाला नहीं है, वो चाहे कहीं भी चला जाए, ऐसा पूछेगा। और इसमें कैसा पूछेगा? इसमें ये पूछेगा कि प्रिंस चला गया, प्रिंस अभी धरती पे है, तो इसके बॉडी के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो 50 न्यूटन का लग रहा है, तो मून पे कितना लगेगा, ऐसे पूछेगा। तो मून का जब पूछेगा ना, तो मून का मास क्या है वो दे दिया रहेगा, मेरे बॉडी का मास क्या है वो दे दिया रहेगा, हमारे बॉडी और मून के बीच में दूरी कितना है वो भी दे दिया रहेगा आपको, और ग्रेविटेशनल का कांस्टेंट का जो वैल्यू हो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा। तो उससे आप ये फोर्स निकाल लेंगे और जो आंसर आएगा वो ये बताएगा कि मून हमारे बॉडी के ऊपर कितना न्यूटन का फोर्स लगा के हमको नीचे खींच रहा है। यानी उसमें फोर्स नहीं देगा, इसमें ग्रेविटेशन निकलेगा। नहीं नहीं नहीं, इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स निकलेगा कि कोई भी प्लैनेट, कोई भी ऑब्जेक्ट आपको कितने न्यूटन से नीचे खींच रहा है, और इसमें जो निकलेगा वो दो बॉडी के बीच का फोर्स निकलेगा कि इन दोनों के बॉडी के बीच में फोर्स कितना है। दोनों है फोर्स ही, लेकिन ये है ग्रेविटेशनल फोर्स और ये बेसिक सा नॉर्मल सा फोर्स है जो कि हमारा बॉडी और इसके बॉडी के बीच में होगा। समझ में आ गया? चलिए, तो अब बताइए कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, इसको ना यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि ये हर जगह पे एप्लीकेबल है, हर प्रकार के ऑब्जेक्ट के लिए एप्लीकेबल है। जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी और अर्थ के बॉडी के बीच में भी एक फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये बॉटल और मून, इसके बीच में भी एक फोर्स लग रहा है, यानी कि चाहे टेरेस्ट्रियल हो चाहे सेलेस्टियल हो। टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि पृथ्वी पे हो, और सेलेस्टियल मतलब जो कि पृथ्वी के बाहर हो। तो किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्ट हो, उन सारे चीजों के लिए ये दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है, दोनों फॉर्मूला एप्लीकेबल है। कोई समस्या? तो हमेशा याद रखिएगा, न्यूमेरिकल्स में आपको ये कंफ्यूज करेगा कि ये वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं, वो वाला फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये वाला फॉर्मूला हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए करते हैं कि कोई भी प्लैनेट मेरे बॉडी के ऊपर कितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, और वो वाला हम लोग क्यों निकालते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या फोर्स है। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। तो डेरिवेशन जब भी आपसे एग्जाम में पूछे तो आप यहां से लेकर पूरा का पूरा यहां तक आप बता सकते हैं। याद नहीं करना है, इसमें बेसिकली सॉल्व करते चलना है आपको। इसमें याद करने वाला क्या है? कुछ नहीं है ना, याद करने वाला लेकिन यदि कोई चीज है तो ये वाला स्टेटमेंट है, नहीं लिखना नहीं है इसको। डेरिवेशन जब पूछे ना तो इसको लिखना नहीं है, लेकिन यदि कोई पूछ दे कि व्हाट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो आप डेफिनेशन इसका लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ था जिसके बारे में ना आपने ध्यान दिया ना हमने ध्यान दिया। ये वाला स्टेटमेंट क्या है, देखो ध्यान से। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, यानी कि ये वाला फोर्स का डायरेक्शन इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। वही चीज है यहाँ पे देखिए, हमने ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, दोनों के सेंटर को हमने ज्वाइन किया ना एक लाइन से, और यही लाइन आपका क्या बताएगा? फोर्स ऑफ डायरेक्शन बताएगा, यानी कि फोर्स का डायरेक्शन बताएगा। मतलब क्या कि ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर लगा रहा है फोर्स, और ये वाला ऑब्जेक्ट इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, इसीलिए हमने ये एरो वाला साइन भी बनाया है। ठीक है, अब बाकी सब चीज क्लियर हो गया। चलिए, कंफ्यूजन कोई समस्या नहीं ना?